हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमी जीनियर एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट 4 चल रही है हम लोगों की। यूनिट 4 में हम लोगों का पार्ट ए हो चुका है और पार्ट बी होने वाला है। आज हमारा पार्ट बी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम थर्ड यूनिट नहीं करवाई है। थर्ड यूनिट हमने आप लोगों के कहने पर ही नहीं करवाई है, वरना हम सीक्वेंस से ही चलते, ठीक है। लेकिन यदि हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हम आपको थर्ड यूनिट बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो लेकिन अब हम किसी भी यूनिट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो हमारा सीक्वेंस से चल रहा है, फोर्थ यूनिट के बाद हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हम करवाएंगे। क्योंकि आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन सी यूनिट इम्पॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट कम इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी यूनिट से हमको केवल 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। ना किसी से कम आएंगे ना किसी से ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जो कम इम्पॉर्टेंट है, जो ईजी है। यदि आप लोगों के दिमाग में ये है ना कि ये यूनिट मैम ईजी है, हम कर लेंगे, तो ईजी वाली बात तो हम बता दें। जो सबसे ईजी यूनिट होती है वो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की होती है। लेकिन उसके क्वेश्चन आप उठा के सॉल्व करके हमको बता दीजिए कि 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हाँ वो यूनिट ईजी है। हमको केवल देखने में लगता है ईजी है, लेकिन अब जो यूजीसी और एनटीए जो यूजीसी के क्वेश्चंस के लिए करवाता है ना, क्वेश्चन जो देता है वो इतने ईजी तरीके से नहीं देता है जितना कि हम समझते हैं। अब थ्योरिकली पढ़ाने में और प्रैक्टिकल सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत अंतर होता है। हम यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी टीचर कितना भी अच्छा कंटेंट पढ़ा दे, कितना भी अच्छा पढ़ा दे, लेकिन वो पढ़ाएगा तो वही ना जो किताबों में लिखा होगा, अपने तरफ से एग्जाम्पल दे के समझा देगा, ठीक है। लेकिन क्लियर कैसे होगा कोई भी टॉपिक? जब हम क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करेंगे, जब हम पुराने साल के क्वेश्चंस उठा के करेंगे ना, तब हमारे दिमाग में आएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी थी और ये किस तरीके से अप्लाइड मोड पे ये चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं तो कोई भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि बगैर क्वेश्चन सॉल्व करे आप पास हो जाएंगे। तो चाहे मैं हूँ या और कोई भी टीचर हो, कितना भी अच्छा कंटेंट क्लियर कर दे, कितना भी अच्छा पढ़ा दे आपको यहाँ पे, लेकिन वो पढ़ाएगा तो ना थ्योरी बेस सिद्धांत को पढ़ाएगा, जो आपके बुक्स में लिखा होगा, जो मटेरियल होगा वही पढ़ाएगा, कितना भी अच्छा पढ़ा देगा। लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। टीचर क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी करेगा, लेकिन आप तो करिए ही करिए। यहाँ पे मैंने यूनिट 4 के पूरे क्वेश्चंस में लास्ट में ही करवाऊंगी। वैसे मैं यहाँ पे करवा देती, लेकिन सारी यूनिट में आपका वही सेवाकालीन, इन सर्विस, प्री सर्विस है, ठीक है। और आपका वो NCT, NCERT, ये जो आपके पहले भी अभी हमने पढ़ाया है यूनिट 2 में, जिसमें हमने उसके क्वेश्चन भी करवाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से उन क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगी, जिससे आपका और अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये यूनिट खत्म होने के बाद सबसे पहले मैं इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2012 से लेकर 2019 तक के जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करवा दूंगी ना, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि टीचर एजुकेशन में क्या है, सारी चीज़ें वही हैं, केवल आपको यहाँ पे क्या याद करने हैं, जो आपकी जो NCT है, NCERT है, SSA है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने क्या सुझाव दिए, क्या चीज़ें इन्होंने कहा टीचर एजुकेशन के बारे में। तो आप इन चीज़ों को याद कर लीजिए। पिछले वीडियो में जो यूनिट 2 का वीडियो है आप वहाँ पे देखिए, हम इनके बारे में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो आपकी यूनिट 4 की C पार्ट है, इसमें आपकी ये सारी दी हुई है, NCET दी हुई है, NCERT दिया हुआ है, ठीक है, UGC है। तो इनको हम सभी चीज़ों को अलग अलग यहाँ पे पढ़ा देंगे कि किसने किस चीज़ के बारे में कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने यूनिट 4 के पार्ट बी चल रहा है हम लोगों का, ठीक है, जो कि आज पूरा फिनिश हो जाएगा। तो सुलमैन डेंग एवं ल्यूक तथा हैबरमैन के दृष्टिकोण में अध्यापक शिक्षा के ज्ञानाधार को समझना, ये चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सचमैन, डेंग, ल्यूक एंड हैबरमैन, ठीक है। इसके बाद अध्यापन शिक्षा का अभिप्राय, ठीक है, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय। तो आपको इसमें पढ़ाया था मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स आज हम लोगों को पढ़ने हैं। टीचिंग जो आपके इसके टीचर एजुकेशन के जो मॉडल हैं यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित तथा पूछताछ उन्मुख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, व्यवहारवादी,
सक्षमता आधारित, प्लस पूछताछ उन्मुख, ये आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, पूछताछ उन्मुख। नंबर और प्लस फर्स्ट नंबर, ये आपके सिलेबस में ये 3 मॉडल दिए हुए। इसके वैसे टीचर एजुकेशन के मॉडल तो बहुत सारे हैं, पहले आपके सिलेबस में दूसरे थे, लेकिन अब ये नए जुड़ गए हैं। नए क्या, जो अब आपको पढ़ना है केवल यही पढ़ने हैं। पहले बहुत सारे मॉडल्स थे जो आपको पढ़ने होते थे, लेकिन अब आपको सीधा सीधा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि शिक्षा के मॉडल्स, मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, ठीक है, मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, व्यवहारवादी, सक्षमता आधारित तथा पूछताछ, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट मॉडल इसको बोलते हैं। कंपेटेंसी मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, बेस्ड मॉडल, इसको पूछताछ उन्मुख, इसको बोलते हैं इंक्वायरी ओरिएंटेड। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। तो आपको ये 3 मॉडल आपके सिलेबस में है जो ये पढ़ने हैं। कौन से मॉडल? सक्षमता आधारित, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मननात्मक शिक्षा के मॉडल, ठीक है, किसके हैं ये? मननात्मक शिक्षा के मॉडल, मननात्मक शिक्षा के मॉडल, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला आपका व्यवहारवादी, दूसरा सक्षमता आधारित, तीसरा पूछताछ उन्मुख, जो आपके मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स इसमें दिए हुए हैं। ये हैं आपके, इनको मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात मननात्मक का आपको बताया रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है हमने आपको पहले ही बताया, चिंतनशील, ठीक है, जो हम सोचते हैं अपने बारे में, ठीक है, चिंतनशील। जब हम सोच समझकर कोई काम करते हैं ना तो वो काम ज़्यादा बेटर होता है। और अपने बारे में ही यदि हम सोच समझ कर कोई काम करेंगे स्वयं के लिए, चिंतनशील शिक्षा के मॉडल हैं ये, सोच समझ कर, ठीक है, चिंतनशील। केवल देखा और कर दिया ये एक चीज़ नहीं है। हम उसको किसी भी काम को यदि हम जल्दबाजी में करेंगे तो वो काम कैसा होगा? यदि उस काम को हम सोच समझकर अपने मन में विचार करके, चिंतन करके फिर हम उस काम को करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हमको कहाँ? शिक्षा में यूज करना है मॉडल्स को। मॉडल्स का क्या मतलब होता है? मॉडल्स किसी भी कठिन विषय को, किसी भी कठिन विषय वस्तु को, किसी भी कठिन चीज़ को सरल बना के, ठीक है, सरल बनाने की चीज़ को ही मॉडल कहते हैं। मॉडल के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जो टफ है, जो कठिन है, उसको हम इसी तरीके से समझा सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को कि भाई पहले आपका ये आएगा, पहले आपको ये पढ़ना है। जो आपका पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, वो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से, इजीली तरीके से समझा सकें। यदि आपका पाठ्यक्रम नहीं होगा तो आप लोगों को कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी, सिलेबस नहीं होगा कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब सीधा उन्होंने सिलेबस में दे दिया कि आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है, तो आपको पता है कि आपको ये 3 चीज़ें पढ़नी है। आप बहुत ईजीली इन चीज़ों को या गूगल पर सर्च कर लेंगे या कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा। इन्होंने लिख दिया केवल मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स पढ़िए, तो मॉडल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हमको केवल यहाँ पे ये 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो मननात्मक शिक्षा से सीधा मतलब है आपका रिफ्लेक्टिव से, ठीक, कि आपका मननात्मक, चिंतनशील, ठीक है, मननात्मक कि हम अपने स्वयं के बारे में, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस, किस तरीके से चिंतनशील सोच समझकर कोई काम करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि यदि हमको स्वयं को अपनी बुराइयां दिखने लगें, ठीक है, अपनी चीज़ों को देखने लगें, सोचने समझने लगें, क्योंकि अपने आप को तो कोई बुरा लगता ही नहीं है, सभी को खुद हम तो सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों में सारी बुराइयां होती हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की सोच होती है कि मैं सबसे अच्छी हूँ, बाकी सब बुरे हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम इस चीज़ को समझ लेंगे, अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे, मतलब स्वयं अपने बारे में सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा। यदि हम अपनी कमियों को भी दूर कर लेंगे, ठीक है, तो यदि हम अपनी कमियों को भी दूर कर लेंगे तो क्या होगा? हमको सब सही लगेंगे, हम ही बुरे लगेंगे। इसका आपका कबीर दास जी का दोहा भी है, आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, ठीक है,
कि तो इसका मतलब सीधा सा सीधा यहीं पे है जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मननात्मक शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है, इन्होंने बताया भी था। आज हमको पढ़ने हैं इसके मॉडल्स, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि विद्यार्थियों, इसमें पढ़ा कि मननात्मक जो रणनीति बनाई जाती है उसमें क्या क्या होते हैं, अपना स्वयं का एनालिसिस होता है, ठीक है, स्वयं के अनुभव होते हैं, फिर उसका अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है, फिर दोबारा से प्लानिंग की जाती है, जो कि हमने आपको यदि नहीं पता है देखा आपने तो पिछले वीडियो हमारा देखिए। तो इसमें हम स्वयं का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्वयं रणनीति बनाते हैं, स्वयं सोच समझ कर कोई भी काम करते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्टिव शिक्षा के मॉडल्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के मॉडल्स जो हमको पढ़ने हैं यहाँ पे, जो कि हम बहुत सोच समझ कर पढ़ाएं। तो पहला है हमारा व्यवहारवादी उपागम, ठीक है, व्यवहारवादी मॉडल्स। तो व्यवहारवादी मॉडल्स क्या कहता है, ठीक है, व्यवहारवादी उपागम क्या कहता है, हम अभी पहले पढ़ रहे हैं व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत हमारी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम लोग यही कहेंगे कि व्यवहारवादी, जैसे हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, आपके जे.पी. वाटसन है, पाउले हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, ये कौन से साइंटिस्ट हैं, ये व्यवहारवादी। लेकिन जैसे इन्होंने चूहे पे, बिल्ली पे, कुत्ते पे, इन पर प्रयोग किया, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे हमारे यूजीसी नेट में, वो ये नहीं पूछे जाएंगे कि आपके पाउलो ने किस पे प्रयोग किया, या उन्होंने कुत्ते पे किया, या उन्होंने बिल्ली ने किया, और उन्होंने जो उसका सिद्धांत है वो नहीं पूछा जाएगा। उसका प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में क्या वो है, हमारे लाइफ में क्या यूज है, कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, कैसे हम चीज़ों को करते हैं। जैसे उन्होंने किया कि जो पावलोव थे, तो उन्होंने कहा कि जो घंटी बजती है तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है, लेकिन ऐसे नहीं आती। इन्होंने इसको संबंध को स्थापित किया पहले कि भोजन, पहले इन्होंने घंटी बजाई फिर भोजन दिया, तो उसको क्या हुआ कि फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने जब घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, क्योंकि उसे पता था कि हमको भोजन मिलेगा। तो उसमें इन्होंने संबंध स्थापित हो गया था उसका, ठीक है, उसको उन्होंने संबंध स्थापित हो गया था। इसके बाद जो स्किनर थे, इन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को किया। यदि कोई स्टिमुलस होगा तो हमारा रिस्पॉन्स जरूर होगा, ठीक है, यदि कोई स्टिमुलस होगा रिस्पॉन्स जरूर होगा। किसी हम चीज़ को देखेंगे, जैसे यदि हम कोई मिठाई को देखेंगे, ठीक है, तो मिठाई क्या है, स्टिमुलस है, तो उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स जरूर होगा यदि हम। लेकिन ये कब होगा, हमारी मांग के आधार पर, हमारे अंदर क्या चीज़ की डिमांड कैसी है, ठीक है, हमें उसको ज़रूरत कैसी है, इस चीज़ के आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए हम सुबह सुबह कभी स्कूल जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं और उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, समोसे दिख जाएंगे, मिठाई दिख जाएगी, तो हमारे मुंह में पानी जरूर आएगा, रिस्पॉन्स जरूर होगा स्टिमुलस को देख के, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस वो नहीं है कि वहाँ पर घंटी है कि भोजन है, वो नहीं है स्टिमुलस। यहाँ पर हमको अपनी व्यवहारिक तरीके से सीखना है कि किसी भी चीज़ को देखकर जो हमारे लिए, जिसको देखकर हमको सीखने की क्षमता का विकास हो, जिसको देखकर हमें कोई भी अनुक्रिया करने के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाएं कि हमको करना ही करना है, मतलब ज़रूर अनुक्रिया करें। जैसे यदि हम भूखे होंगे तो समोसे को देखेंगे या मिठाई को देखेंगे तो हमारे मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर भूख लगी हुई है, मतलब हमारे अंदर भूख है, ठीक है। यदि उसी टाइम हम खाना खा के जा रहे हों तो कोई चाहे मिठाई बनती रहे या समोसे बनते रहे, हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर उस चीज़ की मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम टीचिंग में कैसे पढ़ना है, इन्होंने मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स में, रिफ्लेक्टिव टीचिंग्स के मॉडल में इन्होंने किस तरीके से इसका व्यवहारवाद का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है, ठीक है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रत्येक बालक अलग अलग भिन्न होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है, प्रत्येक बालक अलग अलग रूप से भिन्न होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है। तो प्रत्येक बालक को सिखाया जा सकता है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यदि हम कहें कि संबंध स्थापित हो जाता है, पावलोव के कुत्ते का संबंध स्थापित हो जाता है भोजन के साथ। लेकिन जैसे हम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, बेल बजती है और सारे अपने क्लास में चले जाते हैं, तो क्या उनसे कहा जाता है, क्योंकि उनको पता है स्टिमुलस क्या हुआ उनके लिए, घंटी हुई, तो घंटी बेल बजी और वो सारे अपने क्लास में चले गए, ये उनका रिस्पॉन्स हुआ। तो ये उनके व्यवहारों में हम जैसा हम चाहें वैसा व्यवहारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें जो इन्होंने व्यवहार की बात की है, क्योंकि इन्होंने टीचिंग्स को लेके की है, शिक्षा को लेके की है, तो जो इन्होंने व्यवहार की बात की है तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यवहार हमारा गलत नहीं होना चाहिए, मतलब व्यवहार वो हो जिसको हम नाप सकें, आंक सकें, ठीक है, चिंतनशीलता के द्वारा। यदि हम कोई भी व्यवहार चिंतनशीलता के द्वारा रिफ्लेक्टिव के माध्यम से करेंगे तो वो व्यवहार हमारा सही ही होगा,
गलत नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि गलत व्यवहारों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है बच्चे के व्यवहारवादी मॉडल्स के द्वारा। किसी भी बच्चे का यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, हम नई नई तरीक़ों के माध्यम से, इजीली माध्यम से उसको कुछ लालच देके तो उसके व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे उसका इंटरेस्ट इसमें पढ़ाई में हो जाएगा। तो टीचिंग के लिए कि हमारे व्यवहारवादी उपागम में यही कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और प्रत्येक बच्चा जन्म से अच्छा या खराब नहीं होता है। इन्होंने कहा है, जो बिहेवियरिस्ट ने व्यवहारवादी मॉडल्स हैं, इन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसको क्या वातावरण एवं अनुभव के द्वारा उसको अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। वातावरण, यदि हम उसको अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे तो क्या उसको अच्छा, और उसका यदि वातावरण एवं उसके अनुभव के माध्यम से, ठीक है, अनुभव के माध्यम से उसको अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है और उसके व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बालक अपराधी बालक है, मान लीजिए अपराधी है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है, कि उसको पढ़ाई में भर मन नहीं लगता है, बाकी सब उल्टे सीधे काम में मन लगता है, तो उसको वातावरण के द्वारा, अनुभव के माध्यम से उसके व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है और उसके व्यक्तित्व को निखारा जा सकता है। ये व्यवहारवादी मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो व्यवहारवादी मॉडल है, ये कैसे निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, क्योंकि इन्होंने मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, रिफ्लेक्टिव टीचिंग को महत्वपूर्ण माना है, तो रिफ्लेक्टिव के माध्यम से, तर्क एवं चिंतनशीलता के माध्यम से, तो इन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी उपागम जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उसके तर्क एवं चिंतनशीलता पर निर्भर करता है। जब वो तर्क करके और चिंतन के माध्यम से सीखेगा तो जो वो व्यवहार होगा ना, उसका अच्छा ही होगा, उसमें गलत व्यवहार की कहीं जगह नहीं होती है, तो वो गलत व्यवहार कभी करेगा ही नहीं। क्योंकि जब हम अच्छा अनुभव देंगे, अच्छा उसके लिए वातावरण वो करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी उसका जो व्यवहार होगा, जो भी उसमें परिवर्तन आएगा, जो भी वो सीखेगा, क्योंकि वो तर्क के माध्यम से और खुद सोच समझकर चिंतनशीलता के माध्यम से सीख रहा है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम अभी आपको देते हैं। जैसे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमने आपको वीडियो में पढ़ा दिया, लेकिन ये वीडियो आप कितने भी मन से देख लीजिए, ठीक है, कितना भी 100% दिमाग लगा कर देख लीजिए, ठीक है, आप 1 दिन याद रख लेंगे, 2 दिन याद रख लेंगे, 2 घंटे याद रख पाएंगे, इसके बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है। जब तक आप स्वयं इन चीज़ों को, यदि मैम ने क्या पढ़ाया, अपने दिमाग से सोच समझकर धीरे धीरे सोचिए, लिखिए कि क्या पढ़ाया मैम ने, तो यदि हम एक बार इस चीज़ को लिख लेंगे, कोई भी चीज़ है, यदि हमने वो चीज़ देखी, कितने भी मन से पढ़ लिया, जब तक हम स्वयं अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तर्क वितर्क करके चिंतनशीलता के माध्यम से हम खुद सोच समझकर यदि उसको एक पेज लेंगे और डायरेक्टली लिखते चले जाएंगे मैम ने क्या पढ़ाया, भले उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी, तो क्या होगा कि वो चीज़ हमारी व्यवहार में आ जाएगी और वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी, वो ज्ञान हमारा सही ही हो जाएगा, हमारे परिवर्तन आ जाएगा हमारे किसमें, ज्ञान में। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी मॉडल कहता है सीखने के मॉडल्स के रूप में। ठीक है, मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स में पहले जो आपका है व्यवहारवादी मॉडल, इसमें कहते हैं कि बच्चे के ज्ञान में, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको सभी तरीके से अच्छे से और बेटर बनाया जा सकता है और अच्छे तरीके से उसको सिखाया जा सकता है। ठीक है, ये व्यवहारवादी, इसमें आपका स्किनर है, ठीक है, स्किनर है, इसमें मुख्य रूप से इनका स्किनर का नाम मिलता है। ठीक है, बाकी सब जो आपके पावलो हैं, थॉर्नडाइक हैं, ये सभी क्या व्यवहारवादी ही हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो चूहे, कुत्ते, बिल्ली और डॉग पे किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, इन्होंने सीधा का सीधा मॉडल्स टीचिंग में इसका प्रयोग किया, बच्चे के व्यवहार में। इन्होंने कहा कि जो टीचर एजुकेशन में किस तरीके से मॉडल्स बना के हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन लाया जा सकता है यदि हम उसके वातावरण को, उसके अनुभवों को और अच्छे से करें। एक बच्चा होता है, उसको यदि वातावरण उसका खराब है तो उसका क्या होगा,
ठीक है। यदि जो दूसरा बच्चा उसके वातावरण भी बहुत अच्छा है, उसके माहौल आसपास के लोग बहुत अच्छे शिक्षित हैं और उसके अनुभवित लोग हैं, तो उसका क्या होगा, उसका जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। मान लीजिए जो बच्चा है ये बेकार, इसके माहौल भले ख़राब है, लेकिन यदि हम वहाँ का माहौल अच्छा कर दें और उसके व्यवहारों में परिवर्तन करें, किस तरीके से, तो इन्होंने कहा कि इसमें स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, जो आपका साइकोलॉजी का पोर्शन है आपके यूनिट 4 है, यूनिट 4 पर चल रहा है, हमारा थर्ड है यूनिट थर्ड है, जिसमें हमको ये सब सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। तो आपको वहाँ पे आपको पावले भी पढ़ने हैं, थॉर्नडाइक भी पढ़ने हैं, स्किनर भी पढ़ने हैं। तो आपका इन्होंने कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इनको एक साथ में जोड़ा जाना चाहिए। व्यवहारवादी उपागम में कहते हैं वर्णनात्मक शिक्षा के मॉडल्स जो हैं, टीचिंग के मॉडल्स हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के मॉडल्स हैं। तो ये कहते हैं जो स्टिमुलस होता है और रिस्पॉन्स होता है, इसको हमें आपस में जोड़ना चाहिए। जैसे मतलब होता है, यदि स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस प्रत्येक उस चीज़ को स्टिमुलस कहते हैं कि जिसको देखकर हम सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। सीखने के लिए अगर यदि हमारे मन में किसी को देखकर हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है कि हमको ये काम करना है, तो हमारे लिए वही स्टिमुलस है। ठीक है, स्टिमुलस कुछ अलग से नहीं होता है। तो उन्होंने भोजन को स्टिमुलस कहा, ठीक है, और अलग अलग चीज़ों को स्टिमुलस कहा। लेकिन स्टिमुलस क्या होता है, मुख्य रूप से हम समझ लें, यदि किसी को देखकर हमारे मन में सीखने की इच्छा जागृत होती है तो उसी को स्टिमुलस कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मन में साइकिल चलाने की इच्छा जागृत हो रही है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या स्टिमुलस हुआ, साइकिल जो चला रहा है वो स्टिमुलस हुआ। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके मन में भी ये चीज़ आ जाए कि हम भी मैडम की तरह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चलाएंगे, ठीक है, तो हम आपके लिए मैं क्या हुई, एक स्टिमुलस हुई। ठीक है, तो जिसको देखकर आपके मन में इच्छा जागृत हो जाए काम करने की, सीखने की, तो वही स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टिमुलस को रिस्पॉन्स को जोड़ देना चाहिए। यदि आपके मन में सोच के द्वारा, चिंतनशीलता के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, तर्क के आधार पर आपके मन में कोई इच्छा जागृत होगी, तो आप वो काम जरूर से ज़रूर करेंगे, आप उस चीज़ को रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो आपको ऐसे स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाना चाहिए टीचिंग में। ठीक है, टीचिंग में, क्योंकि हमको बच्चे को सिखाना है, पढ़ाना है। ठीक है, किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के स्टिमुलस वहाँ पे उत्पन्न करने चाहिए कि जिससे बच्चा रिस्पॉन्स ज़रूर करे, अनुक्रिया ज़रूर करे। जैसे मान लीजिए बच्चे को हमको कोई लेसन याद करवाना है, ठीक है, लेसन याद करवाना है, तो उसमें हम एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है, अच्छे अच्छे चित्रों को बना देंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, उसके लिए स्टिमुलस होंगे, उनको देखकर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा और सीखेगा, अपना लेसन करेगा। जैसे हम आजकल क्या है, पहले तो ये नहीं होता था, जो बच्चे हैं, जो बच्चे PG LKG में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो होमवर्क दिया जाता है, तो उसमें साथ में एक्टिविटी वर्क भी दिया जाता है कि आपको इस तरीके से पोएम लिखनी है, उसमें सजाना है या कोई फूल पत्ती बनाना है या डेकोरेट करके उसको लिखना है। तो बच्चों के मन में जो होमवर्क करने के लिए एक उसके मन में क्या एक लगन रहती है कि हमको होमवर्क करना है और हमको ये बनाना है। यदि कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा होता है तो उसके मन में और होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क करें। तो ये स्टिमुलस क्या हुआ, जो उसमें हमको क्रिएटिविटी करना है वो स्टिमुलस हुआ, तो उसको देखकर बच्चा अपना होमवर्क करने के लिए प्रेरित रहता है, रिस्पॉन्स करता है। तो ये कहते हैं हमको सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ जोड़ देना चाहिए और प्रत्येक रिस्पॉन्स पर हमको बच्चे को पुनर्वलन जरूर देना चाहिए। जो ये चीज़ें आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होंगी, पुनर्वलन जरूर देना चाहिए, रेनफोर्समेंट जिसको कहते हैं, हमको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। मान लीजिए यदि बच्चे ने होमवर्क किया, यदि हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसका जो होमवर्क चेक भी नहीं करेंगे, तो बच्चा दोबारा से होमवर्क नहीं करेगा, वो समझ लेगा मैडम देखती ही नहीं है, चेक ही नहीं करती हैं। यदि हम उसको जो होमवर्क उसका चेक कर लेंगे और उसको बोल देंगे आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हैं, उसको किया, तो वो और दोबारा से करेगा। यदि उसका नेगेटिव भी है, ऐसा नहीं केवल अच्छा ही बोलेंगे, मान लीजिए उसकी कुछ कमी रह गई है उसके होमवर्क पूरे करने में या किसी भी काम को पूरा करने में, तो हम उसको बोलेंगे कि आपने इस बार इसमें ये चीज़ नहीं की और दूसरी चीज़ करनी चाहिए, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि डांट के बोलेंगे। इस तरीके से स्टिमुलस रखेंगे कि जिससे बच्चा करने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, मतलब कि ज़रूर से ज़रूर वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। उससे हम कोई भी जो काम वो करना नहीं चाहता है उसको हम करवा सकते हैं। कैसे, आपके बिहेवियरिस्टिक मॉडल के द्वारा। ठीक है, बिहेवियरिस्ट मॉडल के द्वारा हम उससे कोई भी काम जो वो करना नहीं चाहता है करवा सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टीचिंग में इसका किस तरीके से यूज है। ठीक है,
ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मानात्मक शिक्षा के मॉडल्स हमको पढ़ने हैं। और मानात्मक रिफ्लेक्टिव से आप सीधा सीधा ये चीज़ का समझ लीजिए कि चिंतनशीलता के द्वारा, तर्क के आधार पर, ठीक है, अनुभव के, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर यदि जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम बेटर ही होता है। यहाँ पे नेगेटिविटी का, नेगेटिव पॉइंट का कोई जगह स्थान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ गलत व्यवहार हो रहे हैं या कुछ सही, गलत व्यवहारों को भी सही व्यवहार में हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। केवल यहाँ पे गलत व्यवहारों की कोई संकल्पना नहीं है कि जैसे काम कर रहे, और लेकिन वहाँ पे क्या था, जो हम लोगों ने साइकोलॉजी में जो व्यवहारवाद पढ़ा है वहाँ पे क्या है कि वो भोजन रखते हैं, घंटी बजाते हैं, तो कई बार कुत्ते के मुंह से लार नहीं आती है, इसके बाद जब संबंध जुड़ जाता है तो फिर लार आने लगती है, तो उन्होंने संबंध जोड़ दिया। या स्किनर होता है या बिल्ली होती है, उसमें स्किनर की जो बिल्ली होती है, ठीक है, बिल्ली उसमें बॉक्स में फड़फड़ाती है, कई बार गलत अनुक्रियाएं करती हैं, पर गलती से उससे एक बार वो बॉक्स दब जाता है और उसको भोजन मिल जाता है, या वो कहीं बाहर निकल के भोजन खा लेती है, ठीक है। उसमें चिंपैंजी होता है कोहलबर्ग में, तो वो कई बार उसको जोड़ता है, गलत अनुक्रियाएं करता है, इसके बाद सही अनुक्रिया होती है। लेकिन इसमें जो जो बिहेवियरिस्ट जो मॉडल है, इसमें ऐसा नहीं है, गलत अनुक्रियाएँ बालक नहीं करता है, ठीक है। बार बार गलत अनुक्रियाओं के बाद सही रिस्पॉन्स नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गलत क्रिया का, गलत रिस्पॉन्स का, रॉन्ग रिस्पॉन्स का यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि ये बालक को सिखाना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि बालक को व्यवहार में हमको इस तरीके से परिवर्तन लाना है, अनुभव के माध्यम से जब बालक सोच समझ कर करेगा तो उसमें गलत अनुक्रियाएँ होंगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आपको ये मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें स्किनर का उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व माना है, बाकी आपके जे.बी. वाटसन जितनी भी व्यवहारवादी हैं सभी इसमें व्यवहारवाद को ही इन्होंने माना है, और व्यवहारवाद को हम अपने अप्लाइड जीवन में कैसे यूज करते हैं तो समझ आ गया हो। इसके बाद आपका आ रहा सक्षमता आधार, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। इसमें हमको क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई सभी लोगों को? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए करिए, ठीक है। और सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व तो परमानेंट करते रहिए। जब मैं आपके ये क्वेश्चंस टीचर एजुकेशन के सारे यहाँ पे यूनिट खत्म होने के बाद करवाऊंगी तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जब सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा 2012 से लेकर 2019 तक के, ठीक है। पूरे क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा दूँगी, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इसमें आपको क्या होता है, सक्षमता आधारित। सक्षमता आधारित, सक्षमता से मतलब होता है सक्षमता, हम किसी भी काम में कितने सक्षम हैं, ठीक है, हम किसी भी काम में कितने सक्षम हैं। लेकिन इस चीज़ को हमको कैसे पढ़ना है, आपके टीचर एजुकेशन से लेकर केवल टीचर्स के लिए पढ़ना है कि कोई भी टीचर है उसमें यदि किसी भी चीज़ की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है तो उसको और उत्कृष्ट और अच्छा और उसमें कुशलताएं कैसे विकसित की जा सकती हैं और सक्षम उसको कैसे बनाया जा सकता है। देखिए आप यहीं से समझिए सक्षमता आधारित। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो हम और अच्छे तरीके से और नई नई तकनीकों के माध्यम से कि मैं आपको और बेटर कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक एवं प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षक की भी बात की जाती है एवं शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात की जाती है। तो क्योंकि हमको ये टीचर एजुकेशन से लेके पढ़ना है, ये सभी मॉडल्स हमको टीचर एजुकेशन को लेकर, ये चाहे बिहेवियरिस्ट में जैसे हमने आपको बताया प्रत्येक बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, तो यहाँ पर हमको छात्र यहाँ पर क्या है, छात्र यहाँ पर जो टीचर बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है हमको, उसके व्यवहार को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जब वो टीचर के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वो गलती तो करेगा नहीं, ठीक है, उसके बेटर को, क्योंकि जब वो उसके अंदर क्षमता होगी विचार विमर्श करने की, सोचने की, चिंतनशीलता, ये सारी क्षमताएं होंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को गलती करने की कोशिश मत करना कि ये जो क्लासरूम की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये जो मॉडल है आपके अध्यापक शिक्षा के ही मॉडल्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, टीचर एजुकेशन मॉडल ऑफ बिहेवियरिस्ट एवं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड इंक्वायरी ओरिएंटेड, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो सक्षमता आधारित सीधा सा मतलब है यहाँ पे शिक्षक एवं प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षण की बात की जाती है कि उनको और योग उनकी सक्षमता के आधार पर, मान लीजिए उनके अंदर कितनी योग्यता है, ठीक है, उनकी योग्यता कैसे जांची जाती है, कैसे उनके दस्तावेजों के माध्यम से उनकी जांच की जाती है,
उनके, तो उससे पता लगाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है किसी को काम करने की। तो फिर उसको और अधिक डेवलपमेंट किया जाता है, और अधिक डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे, क्षमता आधारित मॉडल का यूज यहाँ पे तो केवल हमको टीचर एजुकेशन में पढ़ना है, लेकिन इसका यूज हमारे रियल लाइफ में साइकोलॉजी में भी होता है, सोशलॉजी में भी होता है, फिलॉसफी में भी होता है। सोशलॉजी में किस तरीके से, मान लीजिए जैसे हम सामाजिक व्यक्ति हैं, ठीक है, कि हर व्यक्ति पढ़ता है, ठीक है, जो शिक्षा है हमारा सभी का अधिकार है, तो पढ़ाई तो सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन क्या सभी व्यक्ति जॉब करने लगते हैं, क्या सभी स्टूडेंट्स की या सभी पर्सन की जॉब लग जाती है? नहीं लगती है, क्योंकि वो उसमें सक्षम नहीं होते हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है। वो डॉक्यूमेंट्स, वो सारी योग्यता रख भी लेते हैं, लेकिन केवल उतने योग्य नहीं होते हैं कि वो उस जॉब को पा सकें, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत से लोग व्यवसाय करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें उनकी क्षमता होती है, वो उसमें एलिजिबल होते हैं, उसमें योग्य होते हैं, ठीक है। सक्षमता का सीधा सा मतलब है सक्षम होना, हम किस काम में सक्षम हैं, ठीक है। आपको मैं बहुत इजीली तरीके से समझा रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई ज़्यादा टफ शब्द का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बहुत लोग बोल रहे हैं मैम इंग्लिश में लिखी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रही हूँ, ठीक है। वर्णनात्मक शिक्षा के मॉडल बोल भी रही हूँ, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो कि हम कितने योग्य हैं, ठीक है। यदि वो व्यवसाय में योग्य होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि व्यवसाय करने लगते हैं, लेकिन उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जब वो करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। जब पहली बार कोई भी व्यवसाय शुरू किया था, तो क्या वो उतने योग्य थे जितना कि 10 साल बाद हो जाएंगे। तो हमको अपनी योग्यता में बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास करना होता है। ये सक्षमता आधारित मॉडल होता है कि इसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस में योग्य है, उसके दस्तावेजों के माध्यम से, उसकी एक्टिविटी के माध्यम से, उसकी क्रियाओं के माध्यम से, उसके अनुभव के माध्यम से। इसका यूज साइकोलॉजी में भी होता है, बहुत से व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो वो उसमें एलिजिबल होते हैं, उसमें वो योग्य होते हैं। तो यहाँ पे हमको केवल अपनी योग्यता, एलिजिबिलिटी एवं क्षमता नापनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे जो नेट के या टेट, सुपर टेट, इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति योग्य है, कैसे पता चलता है? तो जैसे हमारे नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, टेट का हो रहा है, जो व्यक्ति उस एलिजिबिलिटी को पार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, फॉर्म भरने होते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें यदि MA हम किए हैं, M.Ed हम किए हैं, तभी हम उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, यही सक्षमता है, यही कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी यही है कि यदि हम MA M.Ed नहीं किए होंगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे, तो हम उस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि हम उसके लिए सक्षम नहीं हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका ये पॉइंट आ गया। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, यहाँ पे तो केवल आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, लेकिन वास्तव में आप योग्य हैं कि नहीं हैं, ये आपका रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। चाहे वो टेट का एग्जाम हो, ये इसी मॉडल से लिए गए हैं। ये आपके जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। मान लीजिए हमको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, दस्तावेज देखे जाएंगे, जो आपके पास रिपोर्ट होंगी, ठीक है, उनको देखकर मान लेंगे हाँ आप योग्य हैं हमारे स्कूल में। लेकिन फिर एक आपका टेस्ट होगा, वास्तविक रूप से आप योग्य हैं कि नहीं हैं। ये केवल डॉक्यूमेंट्स के तरीके से ही थोड़ी मान लेंगे। यदि केवल इस बेस पे मान लिया जाए कि हाँ हम डॉक्यूमेंट्स को दिखा के हम किसी भी चीज़ में एडमिशन ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे? तो सभी लोग MA पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप से एलिजिबल होते हैं? यदि वो वास्तविक रूप से एलिजिबल हैं, तो उनका नेट क्यों नहीं निकलता है? क्यों लोग 10-10 बार नेट दे रहे हैं? बहुत लोगों को हमने देखा 6-6, 7-7 बार नेट दे चुके हैं, लेकिन नेट नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो वास्तविक रूप से योग्य नहीं है। केवल उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो केवल एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है। तो जब हमारा नेट निकल जाएगा या टेट निकल जाएगा, सुपर टेट निकल जाएगा, CTET निकल जाएगा, तो हम मान लिए जाएंगे कि हाँ हमारे अंदर सक्षमता है और योग्यता है। तो उसको और अधिक बढ़ाने के लिए इसमें हमको प्रयास करना पड़ता है। मान लीजिए हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, तो ये टीचर्स की ही बात कर रहे हैं, टीचर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब हमको टीचर्स की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, हमने BEd BTC कर लिया, इसके बाद जब टेट और सुपर टेट होता है, उनको हम नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वास्तविक शिक्षा नहीं होती। तो हमको और अधिक और टीचिंग स्किल्स किस तरीके से हमको दी जाएँ कि जिससे हम और सक्षम बन सकें। प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें उसका इंटरेस्ट है,
ठीक है, सक्षमता का वही मतलब है, सक्षमता के आधार पर ही हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम उस व्यक्ति को और अधिक निखार सकते हैं और अधिक उसको सक्षम बना सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की टीचिंग लाइन में रुचि होगी तो हम उसको और अधिक ट्रेनिंग देके और अधिक प्रशिक्षण देके उसको और बेटर बना सकते हैं। लेकिन यदि उसकी टीचिंग लाइन में रुचि ही नहीं होगी, वो सक्षम ही नहीं है उसमें, तो हम उसको कैसे और अधिक बेटर बनाएंगे। तो सीधा सा सीधा यहाँ पे सक्षमता बेस्ड मॉडल है जो कि आपका टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने सीधे भाषा में समझा दिया, बहुत आसान भाषा में, कि मान लीजिए जो भी हमारे पास एलिजिबिलिटी योग्यता है उसको और अधिक कैसे बेटर बनाया जाए, और अधिक टीचर एजुकेशन के लिए पढ़ना है कि टीचर्स को और अधिक प्रशिक्षण देके, जैसे जो उनके पाठ्यक्रम हैं उनमें परिवर्तन करके हम उनको और बेटर और तकनीकी का ज्ञान उसमें जोड़ के, ठीक है, और सक्षम बना सकते हैं। तो मान लीजिए टेट का सुपर टेट का नेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, जब तक हम इसको पास नहीं कर पाते हैं, जब तक हम केवल एलिजिबल ही होते हैं, ठीक है, हमारे पास योग्यता तो है लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है। और जैसे मान लीजिए हमने किसी भी क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, हमको जब हम किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं या कहीं भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे हम टेस्ट देते हैं। यदि उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ हम भाई इस स्कूल में या इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के योग्य हैं, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने की हमारी सक्षमता है, ठीक है, क्षमता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो उनको और अधिक प्रशिक्षण लेना पड़ता है और योग्य बनाया जाता है। सीधे सी बस आपको यही है कि और अधिक जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जो जिस चीज़ के लिए हम सक्षम हैं, सक्षमता बेस्ड जो हमारे अभी जितने भी टेस्ट चलते हैं हर आधार पे, ये तो हमारा सभी में चल रहा है, चाहे वो पढ़ाई को, टीचिंग में इसका सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से यहाँ पे उपयोग हो रहा है टीचिंग में, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि ये कहते हैं कि जो सक्षमता आधारित मॉडल होता है ये पेशेवर क्षमता तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित होता है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो यहाँ पे हमारी योग्यता का आकलन किया जाता है, ठीक है, छात्रों की योग्यता का आकलन किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है, जो हमारी छात्रों का यहाँ पे आकलन किया जाता है, ठीक है, जो आकलन किया जाता है वो साक्ष्य के आधार पर किया, जो हमारे साक्ष्य हैं उनको एकत्रित, ठीक है, एकत्रित करने के आधार पर, ठीक है। जो पेशेवर क्षमता तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित होता है आपका सक्षमता आधारित मॉडल, ठीक है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, जो पेशेवर क्षमता, जैसे कोई व्यवसायिक में जो हमारे जो टीचर्स को क्योंकि जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि आगे उनको टीचर इन सर्विस में आना है, जॉब में आना है, ठीक है। तो पेशेवर क्षमता पर इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण पर आधारित होता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और अधिक योग्य बनाया जाता है। योग्य तो वो है लेकिन उनको और अधिक योग्य बनाया जाता है, जो साक्ष्य एकत्रित करने के आधार पर कि जो हमारे साक्ष्य हैं, ठीक है, जो भी हमने अभी तक डिग्रियाँ ली हैं, जो भी हमने योग्यता हासिल की है उनका कुछ ना कुछ बेस होता है, तभी तो हमको पता चलेगा कि हम किस चीज़ में योग्य हैं। ऐसे तो हम कह दें कि हम इस चीज़ में निपुण हैं तो कोई मान लेगा, उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो ठीक है, साक्ष्य के आधार पर एकत्रित करने के आधार पर होता है। लेकिन जो हमारी इसमें भी एक होता है उपलब्धि के आधार पर ही इसका मूल्यांकन होता है। जब हम इसमें साक्ष्य के आधार पर हमने एकत्रित साक्ष्य के आधार पर हमको उसमें ले तो लिया गया, लेकिन जब हम जो वो हमारी उपलब्धि को देख लेंगे, वास्तविक उपलब्धि को, ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही आएगा, ठीक है, वो जो योग्यता होगी तभी हमारी सही मानी जाएगी जब हम उसमें पास हो जाएंगे। हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ हम वास्तविक रूप से सही, टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो हम मान लेंगे तो इसके आधार पर होती है, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है, तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सीखने वाला व्यक्ति, कोई भी अधिगम करता यदि अपनी सक्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर काम करता है, अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर सीखता है तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है? जब उसके अंदर योग्यता है और उसके आधार पर वो सीखता है और उसी लाइन में जाएगा, ठीक है, उसी लाइन का काम करेगा जिसमें वो योग्यता रखता है, सक्षमता रखता है, तो वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि कोई भी अधिगम करता
अधिगम करता सक्षमता के आधार पर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। ये तो पॉइंट मैं लिखे दे रही हूँ आपको थोड़ा सा समझने के लिए, बाकी ये पॉइंट आप सब जानते हैं कि जिसके अंदर एलिजिबिलिटी होती है वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। और टीचर एजुकेशन के बारे में बात करनी है तो यहाँ पे ये कहते हैं कि टीचर एजुकेशन से लेके, ठीक है, टीचर एजुकेशन से लेके यदि हमको हमारे अंदर जो योग्यता है तो सबसे पहले हमको क्या, हमारे अंदर जो टीचर एजुकेशन की जो शैक्षिक समस्याएँ हैं, शिक्षक के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि जो टीचिंग से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको वो दूर कर सके। शिक्षण समस्याओं को सबसे पहले टीचर को दूर करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टीचर एजुकेशन में ये सक्षमता के लिए मुख्य रूप से यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं कि जो शिक्षक को किस तरीके से प्रभावित होता है इनसे, ठीक है, टीचर को कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कैसी क्षमताएँ होनी चाहिए, कैसा एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कार्यकुशल बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षक को कार्यकुशल बनाने के लिए एवं प्रभावित करने हेतु ठीक है, कार्यकुशल बनाने के लिए प्रभावित करने हेतु व्यवस्थित रूप से दक्षता आधारित ठीक है, दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को लागू, ठीक है, दक्षता आधारित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का प्रावधान किया गया है, किया गया। तो इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि शिक्षक को कार्यकुशल बनाने के लिए, ठीक है, शिक्षक को और बेटर बनाने के लिए एवं प्रभावित करने हेतु व्यवस्थित रूप से दक्षता आधारित, ठीक है, कैसे दक्षता आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिससे जो टीचर एजुकेशन है और बेटर हो सके, ठीक है, और बेटर हो सके। तो इसीलिए सक्षमता जो आधारित मॉडल है आपका, इसमें ये कहते हैं कि कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये कहते हैं, इसमें कुछ शिक्षाविद कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा में सुधार करने के लिए पर्याप्त शिक्षकों का होना ही हमारी समस्या का समाधान नहीं है। ये कहते हैं कि केवल हमारे शिक्षण व्यवस्था में ज़्यादा शिक्षक हों, इससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। ज़्यादा शिक्षक तो हों लेकिन शिक्षक कम हो, भले कम हो, लेकिन उनमें कौन कौन से गुण हों, उनमें शिक्षण कला में वो निपुण हो। शिक्षक कैसे होने चाहिए, शिक्षण कला में निपुण हो, कार्य कुशल हो, ठीक है, शिक्षक कला में निपुण हो, ठीक है, शिक्षक शिक्षण कला में निपुण हो, कार्य कुशल हो, इसमें क्या नवीन ज्ञान तथा नवीन दृष्टिकोण भी हो, इनका नवीन दृष्टिकोण के, मतलब उनकी सोचने जो समझने की क्षमता हो, जो दृष्टिकोण हो इनका अच्छा हो। तो शिक्षक ज़्यादा हो, शिक्षक अधिक हो, ये हमारी शैक्षिक समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पे हमारे टीचर एजुकेशन की जो समस्या का समाधान नहीं होगा, भले टीचर कम हो, ठीक है। यदि टीचर ज़्यादा भी हो और वो योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो क्या है, हमारी शिक्षण व्यवस्था तो बेकार ही है ना। लेकिन ये कहती है कि भले यहाँ पे जो शिक्षक हों वो कैसे हो, शिक्षण कला में निपुण हो, कार्यकुशल हो तथा उनके अंदर ज्ञान हो एवं नवीन दृष्टिकोण रखते हो, ठीक है, नवीन दृष्टिकोण रखते हो एवं उनके अंदर ज्ञान हो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि टीचर इस तरीके के होने चाहिए। और
शिक्षक को कार्यकुशल बनाने के लिए एवं प्रभावित करने हेतु व्यवस्थित रूप से दक्षता आधारित शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो पॉइंट है आपके मेन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे दक्षता से, मुख्य रूप से दक्षता से तो आप समझ ही गए होंगे कि दक्षता का मुख्य रूप से क्या मतलब है, आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। दक्षता से अभिप्राय आपकी एलिजिबिलिटी, व्यावसायिक योग्यता, ठीक है, कि टीचर एजुकेशन के, क्योंकि कोई भी टीचर एजुकेशन क्यों लेता है, व्यवसाय में आने के लिए, इन सर्विस में आने के लिए। तो टीचर एजुकेशन में जो दक्षता से आपका यहाँ पे मतलब है कि जो सक्षमता से मतलब है व्यावसायिक योग्यता, कि जब आप इन सर्विस में आएंगे तो कौन कौन से गुण आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षता से क्या अभिप्राय आपका लिख देते हैं, दक्षता से अभिप्राय व्यावसायिक योग्यता, कि आप जब इन सर्विस में आएंगे, जब आप जॉब में आएंगे तो आप कैसे कैसे किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे और कैसे आप अपनी सक्षमता का स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाएंगे, ठीक है, ठीक है। दक्षता का जो अभिप्राय है व्यावसायिक योग्यता, टीचर की जो व्यावसायिक योग्यता होती है, जो उसका ज्ञान है उसको और अधिक कैसे बढ़ा सके, और अधिक कैसे विकसित कर सके, ठीक है। दूसरा आपका जो व्यवसाय, जो दक्षता से मतलब है जो टीचर छात्रों को पढ़ाएगा जॉब में आके, तो उनकी कार्यकुशलताओं को, उनके गुणों को किस तरीके से संरक्षण कर सकता है, किस तरीके से उनमें योग्यता को विकसित कर सकता है, ठीक है। तो सीधा सा यही मतलब है कि छात्रों को, और ये अध्यापक प्रशिक्षण जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि जिससे वो अपने गुणों का, कार्यकुशलताओं का विकास कर सके, ठीक है, और अधिक निपुण हो सके, ठीक है, क्योंकि उसको जब जॉब में आएगा तो स्टूडेंट्स को, छात्रों को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अगला आपका है पूछताछ उन्मुख मॉडल, ठीक है, पूछताछ उन्मुख मॉडल अध्यापक शिक्षा के मॉडल से, ये टीचर एजुकेशन के मॉडल है। आप इतना याद रखिएगा कि टीचर्स को किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है, यहाँ पे केवल हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला मॉडल है आपका पूछताछ उन्मुख मॉडल, ठीक है। तीसरा जो है पूछताछ उन्मुख मॉडल, इंक्वायरी और क्या है, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल बोलते हैं इसको, पूछताछ उन्मुख मॉडल, कि मतलब कि पूछताछ के माध्यम से योग्यता एवं अपने अनुभव का ज्ञान करना, स्वयं का विश्लेषण होता है, पेशेवर जो क्षमता होती है, जो व्यावसायिक टीचिंग होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम, ठीक है, इसमें जो स्वयं की क्षमता होती है उसको आधारित, जो स्वयं छात्र क्या करता है, स्वयं जो टीचर होता है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये टीचर बेस्ड है, ठीक है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, पूछताछ उन्मुख मॉडल, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ना है हमको, टीचर एजुकेशन में इनका क्या रोल है। टीचर एजुकेशन जो पूछताछ उन्मुख मॉडल होते हैं कि स्वयं उनके बारे में टीचर खुद स्वयं अपना विश्लेषण करते हैं, स्वयं क्वेश्चंस बनाते हैं, उनका आंसर देते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके ज्ञान में, उनके शिक्षण कौशल में और विकास होता है, कि कितना उनको ज्ञान है, उसके क्वेश्चंस के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर उनका उत्तर देते हैं, ठीक है, प्रश्नों के आधार पर पूछताछ के माध्यम से, ठीक है। इंक्वायरी की जाती है पूछताछ उन्मुख मॉडल। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको भी रख सकते हैं, जैसे हमारे जो इंटरव्यू वगैरह होता है, पूछताछ के आधार पर हम किसी की क्वालिफिकेशन को आंकते हैं, तो हमारे अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, पूछताछ के माध्यम से इंटरव्यू को इसमें रख सकते हैं। कि जैसे हमने आपसे मान लीजिए कुछ 10 सवाल पूछे, ठीक है, 10 सवाल में आप कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दे रहे हैं, स्वानुदेशन, ठीक है। इसके अंदर अगर सेल्फ एनालिसिस को रखते हैं कि हम अपने सोच समझकर कितना आपके क्वेश्चंस का, सवाल का जवाब दे रहे हैं, और कितने जो क्वेश्चंस उसके आधार पर निरीक्षण करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टीचर के आधार पर पढ़ना है, टीचिंग मॉडल के आधार पर पढ़ना है, टीचर एजुकेशन के आधार पर हमको पढ़ना है पूछताछ, कि पूछताछ के जरिए टीचर को
किस तरीके से हमको ऐसा करना चाहिए कि जिससे छात्रों की वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक उनके बारे में पता लगा सके कि वो किस तरीके का कितनी उसके अंदर योग्यता है, कितना वो एलिजिबल है। ठीक है, तो आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूछताछ उन्मुख मॉडल, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, कि मतलब इंक्वायरी के आधार पर कि जो ये टीचर में इस क्षमता का विकास करना होता है हम लोग को। टीचर जो होता है, टीचर के अंदर हमको इस क्षमता का विकास करना होता है, क्योंकि वो आगे इन सर्विस में जब जाएगा तो छात्रों के साथ कैसे वो क्वेश्चंस को पूछकर, ठीक है, उनकी योग्यता का पता लगाएगा। और क्वेश्चंस के जरिए यदि हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप और ज़्यादा उत्साहित होंगे। इसमें रचनात्मकता होती है, ठीक है, रचनात्मकता होती है, क्योंकि जैसे हम और आपसे कोई क्वेश्चंस करेंगे तो आप और ज़्यादा एक्साइटमेंट होंगे उसका आंसर दे। यदि एक बार आप उसका आंसर दे देंगे तो आपको लगेगा मैम और क्वेश्चंस पूछें। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँ, ठीक है, तो सभी को लगता है क्वेश्चन इंक्वायरी बेस्ड मॉडल, क्वेश्चंस के आधार पर पढ़ाना, क्वेश्चंस के आधार पर जांच करना हमारी योग्यता की। ठीक है, ये कहते हैं कि जो शिक्षण प्रक्रियाओं में, ठीक है, शिक्षण प्रक्रियाओं में पूछताछ शिक्षण के दौरान, ठीक है, पूछताछ जब शिक्षण जो चलता है तो पूछताछ शिक्षण के दौरान जो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जो सम्मिलित होते हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वयं अपने साक्ष्यों के आधार पर, स्वयं अपने आधार पर, ठीक है, जो उनकी योग्यता है, जो उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उसके आधार पर स्वयं वो प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है, और उनको उत्तर दे और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनकी व्याख्या करते हैं, ठीक है, व्याख्या करते हैं, ठीक है। जब उनको वो खुद ही अपने साक्ष्यों के आधार पर इनको प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, प्रश्न बनाते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, इससे क्या होता है, अपने ज्ञान में और ज़्यादा स्पष्टीकरण लाते हैं, अपने ज्ञान में स्पष्टीकरण लाते हैं, तो उनके ज्ञान में और स्पष्टीकरण होता है, और तर्क करते हैं, ठीक है, तर्क करते हैं, जिससे उनके क्या होता है कि जो पूछताछ ये मॉडल है, ये पूछताछ के माध्यम से शिक्षण प्रक्रियाओं में, क्योंकि ये टीचिंग के मॉडल है, टीचर एजुकेशन के मॉडल है, तो जो लोग इनमें शामिल होते हैं शिक्षण क्रियाओं में, ठीक है, जो लोग पूछताछ शिक्षण के द्वारा जो लोग सम्मिलित होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रश्न बनाते हैं, व्याख्या करते हैं और अपने ज्ञान में स्पष्टीकरण करते हैं, ठीक है, तर्क भी करते हैं, ठीक है, स्पष्टीकरण करते हैं, तर्क करते हैं और अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, अपने आप को व्याख्यात करते हैं, अपने औचित्य को सिद्ध करते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या उनके अंदर अनुभव है, क्या योग्यता है, इसको ये सिद्ध करते हैं, ठीक है, तर्क करते हैं और अपने आप को सिद्ध करते हैं, अपने औचित्य को सिद्ध करते हैं, औचित्य को सिद्ध करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या, इसके इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं, ये कहते हैं, ठीक है, इसके इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं, और ये कहते हैं कि जो ये आपका पूछताछ उन्मुख मॉडल होता है, पूछताछ उन्मुख मॉडल के अंतर्गत ये लोग शिक्षण में विकासशील प्रश्नों को शामिल करते हैं, जो विकासशील प्रश्न होते हैं, ये कहते हैं कि विकासशील प्रश्नों को शामिल करते हैं, विकासशील प्रश्नों को शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत पूछताछ शिक्षण मॉडल के अंतर्गत, पूछताछ उन्मुख मॉडल के अंतर्गत ये कहती है कि जो शिक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न शामिल किए जाते हैं, पूछताछ उन्मुख शिक्षण में विकासशील प्रश्नों को शामिल करते हैं। विकासशील प्रश्नों से मतलब इनका एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है, सीक्वेंस के साथ जो चीज़ शामिल करते हैं, जैसे मान लीजिए पहले आ गया आपका अवलोकन करना, ठीक है, अवलोकन करना हो गया, पहले ये अवलोकन करेंगे, ठीक है, यह जानकारी, ये अवलोकन करना, ठीक है, यह जानकारी करने के लिए शोध करना, मतलब ये जानकारी करेंगे कि क्या जो प्रश्न पहले से सम्मिलित हैं, क्या जानकारी पहले से इसमें अवेलेबल है, ठीक है,
तो मतलब क्या, जो जानकारी ये विकासशील प्रश्नों को शामिल करेंगे, अवलोकन करेंगे कि जैसे जो भी ये जानकारी को यहाँ पे पूछताछ में सम्मिलित करेंगे तो ये देखेंगे कि जो जानकारी ये इसमें कर रहे हैं, जो जानकारी है क्या पहले से दर्ज है इसमें, मतलब पहले से वो चीज़ इसमें जानकारी है, मतलब इसको प्राप्त करने के लिए, इस जानकारी को जानने के लिए या जानने के लिए शोध करना कि क्या जानकारी पहले से दर्ज है, इसके लिए शोध करेंगे। ठीक है, शोध करना जानकारी पहले से दर्ज है। इसकी अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी तो आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही इसी में क्वेश्चंस करवाऊंगी आपकी सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ठीक है, प्रयोगों के लिए तरीके विकसित करना, प्रयोगों के लिए तरीके विकसित करना, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, स्वयं टीचर करेंगे। स्वयं जो इसमें फील्ड में जो शिक्षण पूछताछ जो क्रियाओं में खुद सम्मिलित हैं, ठीक है, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो टीचर हैं। ठीक है, प्रयोगों के लिए तरीके विकसित करना, ठीक है, कि किस तरीके से हमको प्रयोग करना है। ठीक है, डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण विकसित करना, डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण उपलब्ध करना, कि किस तरीके से हमको डाटा प्राप्त करना है, कि डाटा हमको किस तरीके से प्राप्त करना, उपलब्ध करना या विकसित करना, कि किसके माध्यम से हम डाटा को एकत्रित करेंगे। ठीक है, साथ ही डाटा को एकत्र करना, मतलब पहले तो डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण विकसित करना, यहाँ उपलब्ध विकसित करना। ठीक है, इसके बाद डाटा एकत्र करना, डाटा एकत्र करना, जब डाटा एकत्र हो जाएगा तो इनकी व्याख्या करना, ये किस तरीके से हम डाटा को डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा स्पष्टीकरण आएगा उसको रेखांकित करना। ठीक है, स्पष्टीकरण को रेखांकित करना, स्पष्टीकरण को रेखांकित करना, कि जो स्पष्टीकरण जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे जो आपने आंसर दिए हैं, ठीक है, उनको रेखांकित करना, और भविष्य के अध्ययन हेतु भविष्यवाणियाँ करना। ठीक है, भविष्य के अध्ययन हेतु भविष्यवाणियाँ करना, भविष्यवाणियाँ करना। ये कैसे, ये इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल के माध्यम से, टीचर एजुकेशन के माध्यम से, कि जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर है, ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें विकासशील प्रश्नों को शामिल करते हैं कि जो हम आपको भविष्य के क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहले अवलोकन करना, सबसे पहले हम अवलोकन करेंगे। शोध करने की जानकारी की पहले, शोध करने की जानकारी की जो पहले से दर्ज है क्या, कि जो जानकारी यहाँ से हम ले रहे हैं कि वो पहले से दर्ज है। ठीक है, प्रयोगों के लिए तरीके विकसित करना, कि जो हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्वयं ही करेंगे सब कुछ, कोई दूसरा तो करेगा नहीं, स्वयं ही करेंगे, तो जो प्रयोग करेंगे उनके लिए तरीके विकसित करेंगे कि किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण विकसित करना, कि हमको जो डाटा लेना है टीचर्स का, ठीक है, इंक्वायरी के माध्यम से, कैसे, पूछताछ उन्मुख के माध्यम से जो हमको डाटा लेना है टीचर्स का, तो पहले तो हम उसके लिए विकसित करेंगे किस तरीके से हम वो डाटा लेंगे। डाटा संग्रह हेतु विशिष्ट उपकरण विकसित करेंगे। इसके बाद डाटा को एकत्र करेंगे, कि जो आपने बताया, जो आपके आंसर्स थे वो डाटा माना जाएगा, एकत्र करेंगे। इसके बाद डाटा की व्याख्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण एवं रेखांकित करेंगे, उसके आधार पर हम रिजल्ट निकालेंगे अपना। फिर इसके बाद भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, कि भविष्य में आपका क्या होगा, आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आप अच्छे टीचर कैसे बन सकते हैं। तो सीधा सीधा इसमें यही बताते हैं कि भविष्य में कि पूछता ठीक है, कि भविष्य के अध्ययन हेतु भविष्यवाणियाँ करना। ये है कि भविष्य के अध्ययन हेतु भविष्यवाणियाँ करना, कि भविष्य में आप किस तरीके से अध्ययन करेंगे और किस फील्ड में जाएंगे। आप टीचर हैं तो टीचर को किस तरीके से आप छात्रों के सामने अपने आप को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो इन्होंने इसके 4 स्टेप बताए हैं। ठीक है, पहला आपका इसमें आता है
पूछताछ, स्पष्टीकरण, ठीक है, पुष्टिकरण एवं पूछताछ, पूछताछ पुष्टिकरण मॉडल। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ये इसी के भाग हैं, ठीक है, ये इसी को 4 भागों में डिसाइड किया है पूछताछ उन्मुख मॉडल को। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले आता है आपका पूछताछ पुष्टिकरण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो टीचर होता है, टीचर एक पाठ पढ़ाता है छात्रों को, एक स्टूडेंट को एक लेसन देता है। इसके बाद टीचर कुछ क्वेश्चन और प्रक्रिया को विकसित करता है, ठीक है। तो वहाँ से छात्रों को क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ठीक है। लेकिन आंसर जो होते हैं पहले से ही डिसाइड होते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने आपको एक पाठ पढ़ाया और आपको उसमें से आंसर देना है, जैसे प्रक्रिया, जैसे आपका जो पैराग्राफ आते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो पूछताछ पुष्टिकरण इसको कहते हैं कि जो आपके पैराग्राफ आते हैं, जैसे टीचर होता है एक पाठ पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ पढ़ाना क्या आपका पैराग्राफ हो गया जो क्लासों में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें टीचर के अंदर विकसित की जाती हैं कि वो इस तरीके से पढ़ा सके। टीचर को पढ़ाना है, हमको स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना है। अभी हमको यहाँ पे टीचर की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पाठ पढ़ाता है और प्रश्न और एक प्रक्रिया विकसित करता है, ठीक है, जहाँ पर जो उसके आंसर होते हैं वो पहले से ही होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उसके अंतर्गत समझ विकसित होती है, प्रक्रियाएं विकसित होती हैं और प्रश्नों का आंसर ढूंढने की उनमें तर्क विकसित होते हैं। कैसे, मान लीजिए जैसे आपकी एग्जाम्पल वही है कि जो आपके एग्जाम यूजीसी नेट के पेपर में जो पैराग्राफ आते हैं उसमें आंसर पहले से डिसाइड होते हैं, ठीक है। वो पाठ हमको खुद पढ़ना होता है, उसके बाद स्वयं उसके आंसर निकालने होते हैं। तो आंसर कैसे, अब तो ऐसे पैराग्राफ आ रहे हैं कि मान लीजिए उनमें से आप 2 क्वेश्चन सही कर लें, बहुत बड़ी बात है, 5 तो बहुत मुश्किल से ही सही हो पाती हैं जब बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा। तो मतलब समझ के द्वारा, तर्क के द्वारा, तो इससे क्या होता है छात्रों के अंदर तर्क विकसित होता है। तो ये चीज़ टीचर्स को सिखाई जाती है, ठीक है। तो पहला जो इसका भाग होता है पूछताछ एवं पुष्टिकरण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। दूसरा आता है संरचित पूछताछ, संरचित पूछताछ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो टीचर होता है कुछ प्रश्न एवं प्रक्रिया की रूपरेखा प्रदान करता है, किसको, छात्र को, ठीक है। तो ये सब किसको, टीचर्स को सिखाना है, अभी हमको स्टूडेंट्स को नहीं सिखाना है। वही टीचर स्टूडेंट हैं जो क्योंकि अभी वो प्री सर्विस में है, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, ये टीचर एजुकेशन उनकी हो रही है। आगे जब वो जॉब में जाएंगे तब वो टीचर बनेंगे, अभी तो वो खुद ही एक स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे टीचर जो होता है कुछ प्रश्न, ठीक है, कुछ प्रश्न एवं, ठीक है, कुछ प्रश्न एवं रूपरेखा प्रदान करता है, किसको, स्टूडेंट्स को। जो अध्यापक होता है कुछ प्रश्न एवं रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन छात्र क्या करता है, उसके पास जो संग्रहित डाटा होता है उसका मूल्यांकन करता है, फिर वो विश्लेषण करता है और उसके आधार पर निष्कर्षों को निकालता है, ठीक है। उसके पास कुछ प्रश्न करता है, कौन, टीचर करता है, और कुछ प्रारंभिक कुछ प्रश्न करता है और रूपरेखा प्रदान करता है, किसको, स्टूडेंट्स को। लेकिन छात्र क्या करता है, छात्र करता है जो उसके पास जो डाटा होता है, उसके पास जो स्वयं का डाटा होता है, स्वयं एकत्रित किया गया डाटा होता है, उसका मूल्यांकन करता है, विश्लेषण करता है, फिर निष्कर्षों की व्याख्या तैयार करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें वो आएंगे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको उन्होंने प्रश्न कर दिया और एक रूपरेखा तैयार कर दी कि आपको इस तरीके से इसका आंसर देना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो उसने याद किया होता है उसी को मूल्यांकन करता है, उसका विश्लेषण करता है, फिर उसके जो निष्कर्ष होते हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है। जो अपने हिसाब से वो लिखता है स्वयं के द्वारा, जो उसने पढ़ा होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है जो इसमें इसीलिए कहते हैं संरचित पूछताछ। तो जो उसके पास पहले से संरचित होती है उसको वो मूल्यांकन करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है, फिर उसका निष्कर्ष निकालता है, फिर उसके निष्कर्षों को यहाँ पे दे देता है, निष्कर्षों को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता है, ठीक है, निष्कर्षों की यहाँ पे व्याख्या कर देता है। इसके बाद आता है आपका निर्देशित पूछताछ।
लीजिए, ये समझ में आपको आ रहा होगा। यदि ना आ रहा हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और इसके बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। इसके आगे क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चंस हम करवाएंगे तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, निर्देशित पूछताछ। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है, टीचर यहाँ पे स्टूडेंट को शोध प्रश्न देता है, शोध प्रश्न देता है, रिसर्च से रिलेटेड प्रश्न देता है। तो यहाँ पे छात्र क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, उन प्रश्नों को वो अच्छे से उनकी व्याख्या करता है, उनको पढ़ता है, उनको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उनको प्रश्नों को छात्र अच्छे से परीक्षण करता है, मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उनको अच्छे से देखता है, ठीक है। तो छात्र उन शोध प्रश्नों को अच्छे से परीक्षण करता है, फिर अपने परिणाम निकालता है और निष्कर्ष भी निकालता है, ठीक है। उन शोध प्रश्नों को परीक्षण करने के बाद, उन शोध प्रश्नों का परीक्षण करने के बाद अपने परिणाम निकालता है और निष्कर्ष निकालता है, ठीक है। फिर उन निष्कर्षों को वह स्वयं पालन करता है। जो शोध प्रश्न से उसके निष्कर्ष निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं, तो निष्कर्षों को वो संप्रेषित करता है, फिर उन निष्कर्षों को वो स्वयं उनका पालन करता है, ठीक है। तो ये शोध प्रश्न होते हैं। जो शोध प्रश्न उसको टीचर देता है, उन शोध प्रश्नों का वह पहले परीक्षण करता है, फिर उनसे निष्कर्ष निकालता है, फिर उनसे जो निर्णय होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, ठीक है, वो निकालता है। इसके बाद उन शोध प्रश्नों का वह स्वयं पालन करता है, जो उसके निष्कर्ष और परिणाम निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है आपका यथार्थ पूछताछ, ठीक है। यथार्थ पूछताछ, ये तो आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, यथार्थ पूछताछ, छात्र स्वयं अपने प्रश्नों, ठीक है, छात्र स्वयं अपने अनुसंधान प्रश्नों, रिसर्च प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है। स्वयं अपने प्रश्नों को, रिसर्च प्रश्नों को बनाते हैं, स्वयं उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका निष्कर्ष निकालते हैं, और प्लस उनकी प्रक्रिया विकसित करते हैं। ये प्रक्रिया विकसित करते हैं, उनको किस तरीके से प्रश्न बनाना है और किस तरीके से क्या उनके आंसर होंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न स्वयं बना के दे दूँ, ठीक है, तो मैं उनको स्वयं खुद बनाऊंगी और स्वयं ही उनका आंसर निकालूंगी, ठीक है। उनको अवलोकन करने के बाद उनका स्वयं ही निष्कर्ष निकालूंगी, जो उनका निर्णय होगा। तो छात्र यहाँ पे तो यथार्थ पूछताछ यही होती है कि यहाँ पे हम स्वयं प्रश्न बनाते हैं। टीचर जो होता है, टीचर स्वयं प्रश्न बनाता है और स्वयं पूछता है, स्वयं उसका निर्णय निकालता है, स्वयं निष्कर्ष देता है। वो क्वेश्चंस आपके टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके बिहेवियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है, शोध प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे आपकी सारी योग्यता देखी जाती है, केवल टीचिंग एबिलिटी भी नहीं देखी जाती है, टीचिंग एलिजिबिलिटी पर नहीं देखी जाती, आपकी व्यवहारिक योग्यता भी यहाँ पे देखी जाती है। तो आपके ये 4 स्टेप थे, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे यही करता है कि छात्र स्वयं अपने प्रश्नों को बनाता है, ठीक है, और स्वयं इसमें आपका क्या करता है कि निष्कर्ष निकालता है और प्रक्रिया विकसित करता है, ठीक है। इसके बाद अपने निष्कर्षों एवं परिणामों को संप्रेषित करता है और स्वयं वह निष्कर्ष निकालता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवाती हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लिखा हुआ है मैंने, निम्नलिखित व्यवहारों में उस व्यवहार का चयन कीजिए जो एक अध्यापक का व्यावसायिक शिष्टाचार है, ठीक है। जो व्यावसायिक शिष्टाचार है, जो वो जॉब में है, जब वो जॉब कर रहा है, मतलब पढ़ाने का, यदि वो आपको पढ़ा रहा है, टीचिंग करा रहा है, तो उसको कुछ पे हो रहा है, कुछ उसको पैसा मिल रहा है, तो व्यावसायिक शिष्टाचार उसका क्या है। यदि वो फ्री में पढ़ा रहा है तो उसका कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होती है कि उसको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। लेकिन यदि उसका जो यदि वो व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है, यदि कुछ आपसे पैसे ले रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है आपको लेके कि जो चीज़ें उसने बोली हैं वो आपको करेगा, जो आपके अंतर्गत, जो आपको क्लास में वो पढ़ाएगा और आपको जो मैटर है, जो आपका सिलेबस है वो पूरा करवाएगा, और जो आपको होना चाहिए जिससे आप सफल हो सकें, वो सारी चीज़ें वो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में उस व्यवहार का चयन कीजिए जो एक अध्यापक का व्यावसायिक शिष्टाचार है। जो आज की जो शिक्षा है इसीलिए व्यावसायिक मानी जाती है, वो वोकेशनल मानी जाती है, क्योंकि कि भाई कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो इसीलिए होता है, इसीलिए शिक्षा प्राप्त करता है कि आगे चल के वो शिक्षा का व्यावसायीकरण करेगा।
जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए उचित पैसा लेते हैं, मान लीजिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए एक जो पे होता है, एक मीडियम पे होता है कि जो उचित होना चाहिए, उसके लिए उतना ही योग्य होना चाहिए, ठीक है, कि जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं वो सही है, ठीक है, मतलब जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं उतना ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हम आपसे पैसा बहुत ज़्यादा ले लें और आपको उतना कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये व्यवसायीकरण नहीं, ये कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। ये शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण में वही आता है कि मान लीजिए जो आप स्टूडेंट से पैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको उतना सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी का अवहेलना करना, ऐसे विद्यार्थी की अवहेलना करना जो 1-2 बार उत्तर देना चाहता हो एक प्रश्न का, ठीक है, जो एक प्रश्न का 2 बार उत्तर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो आप करोगे हो जाएगा। यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है कि निम्नलिखित व्यवहार में उस व्यवहार का चयन कीजिए कि एक अध्यापक का जो व्यावसायिक शिष्टाचार हो, ठीक है, अपने सहकर्मी अध्यापिका से उसकी क्लास के 5 मिनट अधिक लेने पर क्षमा याचना करना, ठीक है। तो ये देखते हैं, आगे देखते हैं। विद्यालय में देर से पहुँचना और विद्यार्थी को कोई उचित बहाना ना बनाना, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्लास लेना। तो जो व्यावसायिक शिक्षा का शिष्टाचार है आपका ये भी है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्लास लेना। यदि हमने आपको कोई सिलेबस के लिए आपसे फीस ली है कि आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे, तो यदि हम टाइम पे नहीं करवा पा रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा क्लास हम आपको देंगे, तो ये भी है आपका। लेकिन विद्यालय में देर से पहुंचना और विद्यार्थी को कोई उचित बहाना ना बनाना, तो ये आपका नहीं होगा कि मतलब बहाना सही हो या गलत हो। बहाना बहाना है, हम आपको सही बहाना बनाएं या गलत। यदि डेली डेली आपको बहाना बनाएंगे तो वो बहाना आपको लगेगा ही नहीं, आपको ये लगेगा कि मैम झूठ बोल रही हैं, ठीक है। कोई सही हमारे पास काम भी होगा फिर भी आप नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरा है अपने सहकर्मी अध्यापिका से उसकी क्लास के 5 मिनट और 5 मिनट अधिक लेने पर क्षमा याचना करना। ये इसमें कुछ पॉइंट और जुड़े हुए हैं, पूरा नहीं क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, अपने सहकर्मी अध्यापिका से अपरिहार्य अवस्था में उसकी क्लास के 5 मिनट अधिक लेने पर क्षमा याचना करना। मतलब अपने सहकर्मी अध्यापिका से अपरिहार्य अवस्था में, अपरिहार्य अवस्था में यहाँ पे आएगा उसकी क्लास के 5 मिनट अधिक लेने पर क्षमा याचना करना। की मतलब यदि हम देर से पहुँचे हैं तो हम अपना जो क्लास, जो स्टूडेंट्स आप जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहा है, जो आपकी सहकर्मी अध्यापिका है, उससे आप क्षमा याचना करेंगे और आप उसको 5 मिनट अधिक पढ़ाने के लिए आप स्वयं पढ़ाएंगे, 5 मिनट और ज़्यादा पढ़ाने के लिए क्षमा याचना करेंगे कि भाई आप 5 मिनट आप पढ़ा दीजिए ज़्यादा या हम पढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ होगी, तो इसका आपका राइट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता था पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्लासें लेना, तो ये भी आपका इसका राइट आंसर हो सकता था, लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया भी, व्यवहारवाद, बिहेवियरिस्ट पढ़ाया, ठीक है, और आपका सक्षमता आधारित पढ़ाया, ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड पढ़ाया, ठीक है, पूछताछ उन्मुख पढ़ाया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए एक प्रश्न आपके ये है क्वेश्चन, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है, ठीक है, व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है। तो यहाँ पे तो मैं केवल ये इसी का टॉपिक के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बाकी ये यूनिट खत्म होने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इनको मैं दोबारा से एक बार फिर समझा दूंगी, ठीक है। जितने भी 2012 से लेके 2019 तक के क्वेश्चंस हैं वो पूरे करवा दूंगी, ठीक है। तो आपके पूरे के पूरे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है ज्ञान का भंडार, ए ज्ञान का भंडार, बी कक्ष का नेता, कक्ष का नेता, थर्ड बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक, बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक,
और डी आपका उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा आप खुद देखिए। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है ज्ञान का भंडार तो टीचर होता ही है। कक्ष का नेता, ठीक है, जब वो पढ़ा रहा है तो उस कक्षा का नेता भी मान सकते हैं। बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षण, तो ये सारी चीज़ें एक टीचर्स के अंदर गुण होते हैं। ठीक है, ये गुण होते हैं। ठीक है, बच्चों की अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना ये भी टीचर्स का गुण होता है। उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, क्योंकि व्यवहारवादी उसको बिहेवियर्स में दर्शाना है कि उचित अधिगम परिस्थितियों का ऐसा निर्माण करता है कि जिससे क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स करने के लिए, अनुक्रिया करने के लिए अनुबंधित हो जाएं कि मतलब क्रिया जरूर से जरूर करें। तो ऐसी परिस्थितियों का उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता करता है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर ये होगा। क्योंकि इसमें व्यवहारवादी विचारधारा, अभी हमने इसके पहले आपको व्यवहारवादी विचारधारा बताई कि व्यवहारवाद में क्या होता है कि हम किसी भी बच्चे में परिवर्तन ला सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, जो हम चाहें वो उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद कोई क्वेश्चन है आपका। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं। क्वेश्चन के आंसर लिख देती हूँ। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि ये ऑप्शन है आपका, बालक प्रकृति से सीखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका होगा, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सी ऑप्शन होगा आपका, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो ये है व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं। अधिगम सिद्धांतवादी सीखने से संबंधित सिद्धांतवादी। ठीक है, व्यवहारवाद पर सीखने से संबंधित, कि जो हम लोगों ने अभी सीखने का जो मॉडल पढ़ा था व्यवहारवाद के, तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो बालक प्रकृति से सीखते हैं, ये बात ठीक है, बालक सीखते हैं प्रकृति से, लेकिन हमको व्यवहारवाद पर आधारित। ठीक है, दूसरा होगा आपका, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, तो ये भी सही है, वातावरण के द्वारा व्यक्ति बदल सकता है, वातावरण का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। तो ये व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो वातावरण की बात तो ये कर नहीं रहे, व्यवहार की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है, लेकिन यहाँ पे ये व्यवहार की बात कर रहे हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो व्यवहार की तो यहाँ पे होगा कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हुआ इसका सी, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। यहाँ कह रही है प्रत्येक व्यक्ति,
सब कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ व्यवहार की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि जो अधिगम सीखने से रिलेटेड जो व्यवहार का बात का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है टीचिंग में। ठीक है, टीचिंग यदि हम किसी तरीके से परिवर्तन चाहते हैं अपने टीचिंग में तो वो परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा भिन्न अलग अलग उसमें भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। ठीक है, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे जब हमारी पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी तो हम इसकी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और पर डे का एक पेपर आप ज़रूर लगाइए। ठीक है।